वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो एनसीईआरटी हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी हिस्ट्री को पढ़ रहे थे, जो कि कंप्लीटली क्या है, तो एक प्राचीन भारत का है। कक्षा 6 किसका है? प्राचीन भारत। इसमें हम लोगों ने अध्याय 6 तक देख लिया था और आज हम लोग देखेंगे अध्याय 7, जिस चैप्टर का नाम है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध को त्याग दिया। तो इस चैप्टर का नाम है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। यही इस चैप्टर का नाम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले कि पत्थरों को काट कर बनाया गया विशाल स्तंभ कहाँ पर है? वाराणसी के सारनाथ में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो पत्थरों को काट कर विशाल स्तंभ कहाँ पर बनाया गया है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी के सारनाथ में। सारनाथ का एक स्तंभ है। स्तंभों और अभिलेखों के निर्माण की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? सम्राट अशोक के द्वारा। तो स्तंभों और अभिलेखों के निर्माण की शुरुआत किसने की थी? सम्राट अशोक ने। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 बरस पहले मौर्य वंश की स्थापना की थी। कब? 2300 बरस पहले। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का सहायक और प्रधानमंत्री कौन था? कौटिल्य। कौटिल्य, जिसका एक नाम था चाणक्य और विष्णुगुप्त, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का सहायक और प्रधानमंत्री था। कौटिल्य, जिसे चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, वो एक बुद्धिमान व्यक्ति था। कौन? चाणक्य। चाणक्य ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब लिखी थी। इस किताब का नाम था अर्थशास्त्र। तो चाणक्य के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। याद रखेंगे, एग्जाम में बार बार यह पूछा जाता है कि कौटिल्य अर्थात चाणक्य ने कौन सी किताब लिखी थी? तो अर्थशास्त्र। वंश, वंश क्या है? तो एक के बाद एक ही परिवार के सदस्य का राजा बनना वंश कहलाता है। अर्थात एक परिवार का एक राजा एक परिवार का सदस्य जब राजा बन जाता है, तो उसी परिवार का दूसरा सदस्य, चाहे वो उसका बेटा हो या भाई हो, तो उसे ही वंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वंश। मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। कौन कौन? एक तो चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा था बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा था अशोक। तो मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा कौन कौन हुए? एक चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा उसका बेटा बिंदुसार, और तीसरा उसका बेटा अशोक। देखिए, जैसे कक्षा 6 में दिया गया है हम लोग उसी के अनुसार पढ़ रहे हैं, और इसको जैसे आगे बढ़ते चला जाएगा हम लोग इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि प्राचीन भारत जो है अगला 12th में है, इसके बाद ये कक्षा 6 में है, उसके बाद कक्षा 12 में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए एक चित्र दिया गया है। ये एक वृषभ का चित्र है, सांड का चित्र है, जो कि सारनाथ के स्तंभ पर अंकित है। ये सारनाथ का स्तंभ है, उस पर इसका चित्र बनाया गया है। मौर्य वंश के प्रमुख नगर कौन कौन थे? तो उस समय की मौर्य वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्रा। मौर्य वंश की राजधानी कौन थी? तो पाटलिपुत्रा, जो वर्तमान का पटना है। उसके बाद दूसरा था उज्जैन, और तीसरा था तक्षशिला। तक्षशिला का ही प्राचार्य हुआ करता था चाणक्य। और उज्जैन मध्य प्रदेश में है, जो कि जहाँ का बहुत ही शिव मंदिर प्रसिद्ध था, आज भी है, महाकाल मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो मौर्य वंश के प्रसिद्ध नगर थे पाटलिपुत्र, जो कि उस समय मौर्य वंश की राजधानी हुआ करती थी। दूसरा उज्जैन, और तीसरा तक्षशिला। मौर्य वंश में उत्तर पश्चिम
और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग कौन था? तो तक्षशिला था, जो कि आधुनिक पंजाब में है, पाकिस्तान में। तो मौर्य वंश में उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मुख्य मार्ग था तक्षशिला, जो आज वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब में है। इसके बाद है कि मौर्य वंश के समय दक्षिण भारत में उत्तरी भारत से जाने का मार्ग था उज्जैन। तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में जाने का मार्ग कौन था? उज्जैन, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। यह मौर्य वंश में साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया के बीच का मुख्य मार्ग था। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की बात की जाए तो मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कैसा था? तो इसका साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन होता था। तो मौर्य साम्राज्य क्या था? बहुत बड़ा था, इसलिए इसके अलग अलग हिस्से पर अलग अलग ढंग से शासन होता था। पाटलिपुत्रा और उसके आसपास के इलाकों पर सीधा सम्राट का नियंत्रण होता था। क्योंकि पाटलिपुत्रा क्या था? तो उस समय उसकी राजधानी थी मौर्य वंश की, और इसका जो आसपास का इलाका था, तो इसीलिए चूँकि राजधानी थी, इसीलिए पाटलिपुत्रा और उसके आसपास के इलाकों पर सीधा सम्राट क्या करता था? नियंत्रण करता था। इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा के द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। तो ये जो पाटलिपुत्रा और उसके आसपास के इलाके थे, तो वहाँ पे टैक्स असूला जाता था राजा के द्वारा। तो इस टैक्स को असूलने के लिए जैसे कि शहरी किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा किया जाता था। तो इसके लिए राजा ने बहुत सारे ऑफिसर्स अर्थात अधिकारियों की नियुक्ति की थी। राजा के आदेशों का उल्लंघन करने वाले को अधिकारियों के द्वारा सजा का प्रावधान था। यदि कोई राजा के आदेश का उल्लंघन करता था, तो जो सम्राट थे अर्थात राजा थे, उनके जो ये अधिकारी होते थे, उन्हें कड़ी से कड़ी दंड देते थे, सजा देते थे। कई अधिकारियों को वेतन की भी प्राप्ति होती थी, तो अधिकारियों को वेतन मिलता था। संदेश वाहकों का काम एक जगह से दूसरी जगह घूमना और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नज़र रखते थे। तो राजा के पास जासूस भी होते थे, कुछ संदेशवाहक भी होते थे। संदेशवाहक का मुख्य काम क्या था? एक जगह से दूसरी जगह घूमकर संदेश को पहुंचाना, चाहे राजा का संदेश हो या अधिकारियों का संदेश हो। साथ ही साथ कुछ राजा ने जासूस अधिकारियों की भी नियुक्ति कर रखी थी, जो क्या करते थे कि जो अधिकारी होते थे उन पर ये नज़र रखते थे कि कहीं कोई गलत काम ना करें। सबसे ऊपर सम्राट होता था, जिसके द्वारा राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण किया जाता था। तो सबसे ऊपर कौन होता था? सम्राट। ये सम्राट क्या करता था कि राज परिवार और जो वरिष्ठ मंत्रियों होते थे उनकी सहायता से सभी पर नियंत्रण रखते थे। ठीक है, तो ये तो था ये मौर्य वंश का प्रशासन। अब है प्रांतीय प्रशासन। ये तो था केंद्रीय प्रशासन। अब है प्रांतों के अंदर में मौर्य वंश में प्रशासन कैसा था। तो मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे क्षेत्र थे और कई छोटे छोटे प्रांत भी थे, जिन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। तो जो उनका इलाका था, राजधानी था, वहाँ पे सम्राट खुद नियंत्रण करता था अपने अधिकारियों के साथ। लेकिन जो प्रांत होते थे, जैसे एक तरह से ब्लॉक मान लिया जाए, प्रखंड, तो उस प्रखंड में जैसे कि एक तक्षशिला था और उज्जैन था, इन प्रखंडों का हेड बना दिया गया था। तो इन सभी इलाकों से शासन किया जाता था प्रांतों में। कुछ हद तक पाटलिपुत्रा से भी इन क्षेत्रों पर नियंत्रण होता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्रा से भी इन क्षेत्रों पर नियंत्रण किया जाता था। अक्सर यहाँ के राज्यपाल अर्थात गवर्नर
कौन होते थे? राजकुमार होते थे, अर्थात राजा के पुत्र ही होते थे। तो जो प्रांतीय राजा होते थे, प्रांत का हेड कौन होता था? तो राजा के पुत्र जिसे राजकुमार कहा जाता था, तो वही यहाँ के राज्यपाल अर्थात गवर्नर होते थे। इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों का पालन होता था। तो प्रांतीय प्रशासन कैसा था कि मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे क्षेत्र और प्रांत थे जिन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। तो प्रांतीय राजधानी कौन थी मौर्य वंश की? तक्षशिला और उज्जैन। कुछ हद तक पाटलिपुत्रा से भी नियंत्रण होता था, लेकिन इन प्रांतों के जो मेन गवर्नर होते थे, राज्यपाल, वे राजा के पुत्र होते थे जिन्हें राजकुमार कहा जाता था। और इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों का पालन होता था। अब मौर्य साम्राज्य में प्रादेशिक विभाजन भी हुआ था। किस प्रकार से? तो मौर्य साम्राज्य का प्रादेशिक विभाजन किस प्रकार से हुआ था उसे हम लोग देखें। तो मौर्य साम्राज्य के प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र, तो मौर्य साम्राज्य के प्रादेशिक केंद्रों के बीच बहुत विस्तृत क्षेत्र हुआ करते थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक के द्वारा सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण होता था, क्योंकि ये क्षेत्र आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। तो मौर्य साम्राज्य के प्रादेशिक केंद्रों का क्षेत्र कैसा था? विस्तृत था। इनके इलाकों में मौर्य शासक के द्वारा किस पर नियंत्रण किया जाता था? सिर्फ मार्गों और नदियों पर, क्योंकि ये जो क्षेत्र थे आवागमन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र थे। इन क्षेत्रों से संसाधन की प्राप्ति टैक्स के रूप में या भेंट के रूप में या नजराने के रूप में की जाती थी। तो इन प्रादेशिक क्षेत्रों में जो संसाधन होती थी, जो इनकम होता था, किस रूप से होता था? तो कर के रूप में, भेंट के रूप में, या फिर नजराना के रूप में। नजराना का मतलब होता है कि इच्छा अनुसार जो कोई दान में दे दिया जाए राजा को। अब देखिए, अब है कि मौर्य साम्राज्य में अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में कुछ प्रादेशिक स्थलों का वर्णन किया गया है और उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चर्चा भी की गई है। तो मौर्य साम्राज्य में जो किताब लिखा गया था अर्थशास्त्र, किसने लिखा था? कौटिल्य ने, अर्थात चाणक्य ने। तो उसमें कुछ प्रादेशिक स्थल की चर्चा की गई है। जैसे उत्तर पश्चिम क्षेत्र से कंबल की प्राप्ति होती थी। मौर्य साम्राज्य में उत्तर पश्चिम क्षेत्र से कंबल की प्राप्ति होती थी। दक्षिण भारत से सोने की प्राप्ति होती थी और साथ ही साथ कीमती पत्थरों की भी प्राप्ति होती थी। तो मौर्य साम्राज्य के समय उत्तर पश्चिम क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध था? कंबल के लिए, अर्थात यहाँ पे ठंड के लिए जो ऊनी कपड़े थे वहाँ पे मिलती थी। जबकि जो दक्षिण भारत था वह सोना और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। सोना और कीमती पत्थर, जैसे आज भी जो कर्नाटक का कोलार है वह सोना के लिए प्रसिद्ध है। नजराना का मतलब होता है स्वेच्छा से अनियमित रूप से लोगों के द्वारा दिया गया भेंट या उपहार, जबकि कर जो होता था टैक्स, वह नियमित रूप से दिया जाता था। तो नजराना का मतलब क्या होता है? अपनी इच्छा से अनियमित रूप से, अर्थात कुछ जितना मन करे उतना दे दिया जाए। तो अनियमित रूप से लोगों के द्वारा जो भी भेंट या उपहार दिया जाता है उसे ही नजराना कहा जाता है। लेकिन जो टैक्स होता है नियमित रूप से एक निश्चित राशि के रूप में दी जाती है। अब आते हैं मेगास्थनीज के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का यह राजदूत था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेगास्थनीज कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक
राजदूत आया था। यह एक राजा था, यूनानी राजा मेगास्थनीज। और किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का। कौन? सेल्यूकस निकेटर का, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का एक, देखा जाए तो एक प्रकार से मित्र भी था। सेल्यूकस निकेटर यह एक यूनानी राजा था जो पश्चिम एशिया से आया था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कई बार एग्जाम में यह चीज़ पूछा गया है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। और यह कहाँ से आया था? तो पश्चिमी एशियाई देश यूनान से आया था, वहीं का राजा था। अब मेगास्थनीज ने मौर्य साम्राज्य का वर्णन किया। अब मौर्य साम्राज्य का वर्णन किस प्रकार से किया तो उसे हम लोग देखें। मेगास्थनीज के द्वारा मौर्य साम्राज्य का वर्णन। सम्राट का जनता के सामने आने पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। सम्राट के अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार होते थे। तो मेगास्थनीज ने मौर्य साम्राज्य का वर्णन किस प्रकार से किया है? मेगास्थनीज ने कहा है कि सम्राट जनता के सामने आने पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाते हैं। सम्राट के अंगरक्षक सोने और चांदियों से अलंकृत हाथियों पर सवार थे। राजा सोने की पालकी में सवार होता था। राजा किसकी पालकी में सवार होता है? सोने की पालकी में। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता था जो राजा के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाते थे। तो इस मेगास्थनीज ने क्या कहा है मौर्य साम्राज्य के बारे में कि इसमें जो सम्राट होता था, जब वह आता था जनता के सामने तो शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। सम्राट के जो अंगरक्षक होते थे वे चांदी और सोने से अलंकृत हाथियों पर सवार होते थे और राजा किस पर सवार होता था? पालकी में। कुछ अंगरक्षक क्या करते थे तो पेड़ों को लेकर चलते थे और इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोता का झुंड रहता था। बहुत सारे ट्रेंड तोता होते थे जिन्हें ट्रेनिंग दिया जाता था और ये क्या करते थे कि राजा के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाते थे। राजा सामान्यतः हथियार बंद महिलाओं से घिरे रहते थे क्योंकि वे इस बात से डरे रहते थे कि कोई उनकी हत्या न कर दे। राजा के खाना खाने से पहले नौकर उस खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। तो राजा जो होते थे सामान्यतः हथियार बंद महिलाओं से घिरे रहते थे क्योंकि राजा को इस बात से डर होता था कि कहीं उनकी कोई हत्या न कर दे। राजा खाना खाने से पहले खाना को चखने के लिए किसको देते थे? नौकर को। पहले नौकर चखता था फिर राजा खाता था। राजा जो होता था वह लगातार 2 रात तक एक ही कमरे में नहीं सोते थे। यह बात किसने बताया? मेगास्थनीज ने यह बात अपनी पुस्तक में बताया। मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन थी? इंडिका। बहुत फेमस किताब है इंडिका। एग्जाम में इसको लेकर कई बार पूछा गया है। अब आते हैं उस समय का जो राजधानी था मौर्य वंश का, वो था पाटलिपुत्रा, जो कि वर्तमान पटना जिला है, आधुनिक पटना। तो इसके बारे में क्या बताया गया है मेगास्थनीज के इंडिका में? मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्रा अर्थात जो आधुनिक पटना है इसके बारे में क्या बताया कि जो पाटलिपुत्रा था विशाल और खूबसूरत नगर था। कैसा था? विशाल और खूबसूरत नगर। यह विशाल प्राचीर से घिरा हुआ था जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार थे। बुर्ज का मतलब होता है पाया। तो यह विशाल प्राचीर का मतलब होता है दीवारों से घिरा हुआ था जिसमें 570 पाया और 64 द्वार थे। 2 और 3 मंजिला घर था, अर्थात इसमें जितने सारे घर थे वो 2 मंजिला और 3 मंजिला थे। लकड़ी और कच्ची ईंटों से निर्मित थे। और किस चीज़ से इनका निर्माण किया गया था? तो लकड़ी और कच्ची ईंटों से। राजा का महल भी काठ से निर्मित था। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में यह पूछा गया है कि मौर्य साम्राज्य में राजा का महल किस चीज़ से बना था? लकड़ी से अर्थात काठ से।
और यह पत्थर से अलंकृत किया गया था। किसी से? पत्थर से। चारों तरफ उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ था, और जो महल होता था राजा, वह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने हुए बसेरों से घिरा हुआ होता था। अंत में जंगल के इलाके, अंत में जो क्या होते थे? जंगल के इलाके होते थे, जहाँ पे रहने वाले काफ़ी हद तक स्वतंत्र होते थे, और इनके द्वारा मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ों की भी प्राप्ति होती थी। तो ये जो मौर्य साम्राज्य है, इसके अंत में जंगल के इलाके होते थे, जहाँ पे रहने वाले लोग काफ़ी हद तक क्या होते थे? तो स्वतंत्र होते थे। और ये लोग क्या करते थे कि जो मौर्य वंश के पदाधिकारी होते थे, उन्हें हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें दिया करते थे। अब कहा जाता है कि अशोक एक अनोखा सम्राट है। कैसे? अशोक एक अनोखा सम्राट है कैसे? तो यह मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। अशोक क्या था? तो मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। यह पहला शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश किया। तो अशोक ही एक पहला शासक था। तो पूछा जाता है कि अभिलेखों की शुरुआत किसने किया? अशोक ने। तो मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था अशोक, और यह पहला शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत भाषा में। और इसकी लिपि कौन सी है? तो ब्राह्मी। कई बार एग्जाम में इसको लेकर पूछा भी गया है कि अशोक के द्वारा जो लिखा गया स्तंभ है, अशोक का स्तंभ, वह किस लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि में। किस भाषा में है? तो प्राकृत भाषा में। अशोक के अभिलेख में अशोक के द्वारा जो युद्ध किया गया था, भयानक युद्ध कलिंग, उसका वर्णन है। कलिंग कहाँ पे है? उड़ीसा में। इसी कलिंग विजय के बाद अशोक ने धम्म की नीति को अपना लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा रक्तपात हुआ था, लाखों लोग मारे गए थे। तो इससे अशोक का जीवन जो है काफ़ी बदल गया था इसको लेकर। तो अशोक के द्वारा लिखा गया जो अभिलेख था, उसमें कलिंग युद्ध का भी वर्णन है। और यह वर्णन किस प्रकार है? तो राजा बनने के 8 बरस के बाद कलिंग विजय प्राप्त किया, जिसमें 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। तो अशोक ने लिखा है कि राजा बनने के 8 बरस के बाद अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया, जिसमें 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। कितना? 1.5 लाख लोग। 1 लाख लोग से भी ज़्यादा मौत के घाट उतार दिए गए। तो 1 लाख लोग से भी ज़्यादा क्या हो गए? उनकी मौत हो गई। इससे अशोक को अपार दुख हुआ, और इसके बाद अशोक ने धम्म की नीति का पालन किया और दूसरे को भी इसकी शिक्षा देने का दृढ़ निश्चय कर लिया। तो जब कलिंग युद्ध के बाद, चूंकि इसमें बहुत भयानक रक्तपात हुआ, लाखों लोग बंदी बना लिए गए, कई बहुत सारे लोग, लाखों लोगों की मौत हो गई, इससे अशोक को बहुत दुख हुआ, और अशोक ने युद्ध की नीति को त्याग करके धम्म की नीति को अपना लिया। और साथ ही साथ अन्य दूसरे लोगों को भी यह शिक्षा देने लगा कि धम्म की शिक्षा, कि युद्ध नहीं कीजिए, धर्म का पालन कीजिए, ये सभी शिक्षा देने का अशोक ने निश्चय किया। धम्म क्या है? तो धम्म एक संस्कृत शब्द है जो कि धर्म का ही प्राकृत रूप है। तो धम्म क्या है? संस्कृत शब्द है जो धर्म का ही एक प्राकृत रूप है। कलिंग क्या है? तो तटवर्ती उड़ीसा का ही प्राचीन नाम है। कलिंग क्या है? तो तटवर्ती उड़ीसा का ही प्राचीन नाम है। अशोक के द्वारा कलिंग को जीतने के लिए युद्ध किया गया। युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर अशोक का युद्ध से वितृष्णा हो गया। वितृष्णा का मतलब हो क्या है? कि विच्छेद हो गया, और अशोक ने भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करने का निर्णय लिया। तो कलिंग क्या है? कलिंग था, आज भी कलिंग जो है उड़ीसा का एक महत्वपूर्ण नगर है, जो तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। तटवर्ती का मतलब होता है यह उड़ीसा का तटीय प्रदेश है। उड़ीसा के तट को ही हम लोग कलिंग कहते हैं। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध किया था, और युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा को देखकर अशोक को युद्ध से वितृष्णा हो गया, मनमुटाव हो गया, घृणा हो गया, और अशोक ने कभी भी
युद्ध न करने की निश्चय किया। अब आते हैं एक अशोक के धर्म को लेकर। अशोक का धर्म क्या था? तो अशोक का धर्म था कि अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। तो अशोक ने अपने धर्म में लिखा है कि उसमें किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है। अशोक के अनुसार पिता जिस प्रकार बच्चे को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही राजा का कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। अशोक का धर्म किससे प्रेरित था? बुद्ध से। तो अशोक ने अपने धर्म में क्या बताया है कि अशोक ने अपने धर्म में किसी देवता की पूजा के बारे में नहीं बताया है, नहीं बताया है अशोक ने कि किसी भी कर्मकांड की आवश्यकता होती है। अशोक ने कहा था अपने धर्म में कि जिस प्रकार पिता जो होते हैं अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही राजा का कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को निर्देश दे अच्छी शिक्षा के लिए। अशोक का जो धर्म था वह गौतम बुद्ध से प्रेरित था। अशोक के समय धार्मिक स्वरूप कैसा था? तो अशोक के समय धार्मिक स्वरूप कैसा था? तो अशोक के साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और बार बार उनके बीच टकराव होता था। तो सिंपल सी बात है कि अशोक के समय जो धर्म था वह काफ़ी बढ़िया था, सभी धर्मों के लोग मानने वाले थे और कई बार जो होता था वो धर्म को लेकर लोगों के बीच में टकराव भी हो जाता था। अब समाज कैसा था? तो अशोक काल के समय समाज कैसा था? तो जानवरों की बलि की प्रथा थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी एग्जाम में पूछा गया है तो ऑब्जेक्टिव में दे देगा। तो जानवरों की बलि की प्रथा थी, अर्थात जानवरों की बलि देने की प्रथा थी सम्राट अशोक के समय। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार होता था। जो गुलाम होते थे, नौकर होते थे, उनके साथ बहुत ही कड़ा और क्रूर व्यवहार होता था, अच्छा व्यवहार नहीं होता था। इनके बीच परिवार और पड़ोसियों के बीच झगड़े होते थे। तो इनके बीच के जो परिवार होते थे, जो पड़ोसी होते थे, उनके बीच हमेशा झगड़े होते रहते थे। अशोक के द्वारा जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देने वाले नियुक्त पदाधिकारी क्या कहलाते थे? तो उन्हें धम्म महामात्र कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो अशोक ने जो शिक्षा दिया था, तो इसके शिक्षा को जिसका नाम था धम्म, तो अशोक के धम्म की शिक्षा को जगह जगह जाकर पहुंचाने वाले के लिए एक पदाधिकारी की नियुक्ति होती थी। इन पदाधिकारियों को धम्म महामात्र कहा जाता था। क्या? धम्म महामात्र। अशोककालीन सामाजिक कार्य। अशोक के समय में क्या क्या सामाजिक कार्य हुआ था उसे हम लोग देखें तो संदेश पहुंचाने के लिए कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों को खुदवाया। तो अशोक ने क्या किया कि अपने संदेश को देश विदेश तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि उस समय मोबाइल का ज़माना तो था नहीं, टीवी का ज़माना तो था नहीं, तो यही एक लोग आते थे दूर दूर से, तो उसे पढ़ते थे, फिर अपने देश में जाकर अपने जगह पे जाकर उसको फैलाते थे। तो इसी तरह से संदेश पहुंचता था। तो किसके माध्यम से? स्तंभों के माध्यम से, शिलाओं के माध्यम से। शिला का मतलब होता है पत्थर। तो संदेश पहुंचाने के लिए अशोक ने कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों को खुदवा दिया। संदेशों को पढ़कर सुनाने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति भी की। तो अशोक ने अपने संदेश को पढ़कर सुनाने के लिए अधिकारियों की भी नियुक्ति की। धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में दूत भेजा गया। तो अपने धम्म को प्रचार करने के लिए अशोक ने कहाँ कहाँ भेजा? तो सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका, यहाँ इन सभी इलाकों में अपना दूत भेजा। सड़कें, कुएं और विश्राम गृह का निर्माण कराया। तो अशोक ने सड़कें, कुएं और विश्राम गृह का भी निर्माण कराया। मनुष्यों और जानवरों के लिए मेडिकल चिकित्सा की भी व्यवस्था की। तो अशोक ने मनुष्यों और जानवरों के लिए मेडिकल चिकित्सा की भी व्यवस्था की। अब है कि बिहार से कौन कौन से मौर्यकालीन स्तंभ की प्राप्ति हुई है? तो बिहार में कहाँ से मौर्यकालीन स्तंभ की प्राप्ति हुई है?
तो बिहार के चंपारण जिले के रामपुरवा में उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की मूर्ति पर। तो बिहार से मौर्यकालीन स्तंभ की प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो बिहार में खुदाई हुआ था चंपारण जिला में, जिसको चंपारण कहते हैं। तो वहाँ एक रामपुरवा है, तो वहाँ पर उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की भी मूर्तियों की प्राप्ति हुई है। अब है अशोक अपनी प्रजा के लिए अशोक ने क्या क्या संदेश दिया। अपनी प्रजा के लिए अशोक ने क्या क्या संदेश दिया? तो बच्चों के विवाह, जन्म, यात्रा, बीमारी इत्यादि के अवसर पर लोगों के द्वारा तरह तरह के अनुष्ठान किए जाते थे। तो बच्चों के विवाह, जन्म, यात्रा, बीमारी इत्यादि के अवसर पर लोगों के द्वारा तरह तरह के अनुष्ठान किए जाते थे। ये कर्मकांड किसी काम का नहीं। अशोक ने कहा था कि ये जो तरह तरह के अनुष्ठान किए जाते थे बच्चों के जन्म पर, यात्रा पर, बीमारी पर, तो ये किसी काम का नहीं, इन्हें कर्मकांड की संज्ञा दिया अशोक ने। क्या चीज़? कर्मकांड का। और अशोक ने कहा कि ये किसी काम का नहीं है। दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। अशोक ने कहा कि दासों और नौकरों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार कीजिए, बड़ों का आदर कीजिए, सभी जीवों पर दया कीजिए, ब्राह्मणों और श्रमणों को दान कीजिए, सभी धर्म का आदर कीजिए और बराबर का सम्मान कीजिए। तो अशोक ने क्या कहा अपने संदेश में कि बच्चों के विवाह, जन्म, यात्रा, बीमारी इत्यादि के अवसर पर जो लोग तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं ये सभी कर्मकांड है, अर्थात आडंबर है, किसी काम का नहीं है। दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, बड़ों का आदर कीजिए और सभी जीवों पर दया कीजिए, ब्राह्मणों और श्रमणों को दान कीजिए, जबकि सभी धर्म का आदर कीजिए और बराबर का सम्मान कीजिए। अब है आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियों की प्राप्ति किस लिपि से हुई थी? ब्राह्मी लिपि से। तो आधुनिक भारत की जो ज़्यादातर लिपियाँ थीं वे कौन सी लिपि मिली गई थीं? ब्राह्मणी में। यहाँ पे देखिए अब है कि नाली या कूड़ादानों के लिए प्रयुक्त होने वाले डब्बे। तो नाली या कूड़ादान के लिए कुछ डब्बों का प्रयोग होता था जिसे बलय कूप कहा जाता था। क्या? बलय कूप। प्राचीन महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेषों की बहुत कम प्राप्ति हुई है। इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था लकड़ी, मिट्टी, कच्ची एवं ईंटों या छप्पर से निर्माण। तो प्राचीन जो महल थे, बाजार थे, आम घर के अवशेष थे, इनकी प्राप्ति बहुत कम हुई है। इसका कारण क्या था कि ये लकड़ी, मिट्टी और कच्चे ईंट और छप्पर से निर्मित हुआ करते थे जो आसानी से नष्ट हो गए। प्राचीन समय के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन थे? तो एक तो था भरूच जो गुजरात में पड़ता है। तो प्राचीन समय के प्रमुख पतन या बंदरगाह थे, एक था भरूच जो कि गुजरात में था। यह मुख्य जो बंदरगाह था वह भरूच ही था जो कि गुजरात में था। अब है कि प्राचीन शहरों के नाविकों और यात्रियों के विवरण की जानकारी किस आधार पर मिलती है? तो प्राचीन शहरों और नाविकों और यात्रियों के विवरण की जानकारी किसी अज्ञात यूनानी नाविक की जानकारी के आधार पर दी गई है। किसने जानकारी दी? कोई यूनानी अज्ञात नाविक था, उसने जानकारी दी है। अब बोरी गाजा क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है।
जो कि भरूच का ही एक यूनानी नाम है। क्या नाम है? बोरी गाजर। अब देखिए बोरी गाजा, बेरी गाजा। तो बेरी गाजा भरूच का यूनानी नाम था। तो ये यहाँ पर संकरी खाड़ी हुआ करती हैं। समुद्र में आने वाले लोगों के लिए नाव चला पाना इन इलाकों में मुश्किल होता था। यहाँ पर जहाज लाने का काम किसके द्वारा किया जाता था? तो राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी मछुआरों के द्वारा ही इनको क्या किया जाता था? तो यहाँ पे नाव अर्थात व्यापार होता था, जहाज चलाया जाता था। तो राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी मछुआरों के द्वारा ही शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़ा, सोना और चांदी के सिक्कों का आयात और निर्यात होता था। किधर? आयात होता था अर्थात खरीदा जाता था। जबकि हिमालय की जड़ी बूटियों, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, उसके बाद रेशम तथा इत्र का निर्माण राजा के लिए व्यापारी के पास विशेष उपहार की प्राप्ति होती थी। तो अब देखिए, अब है कि तो कौन कौन सी चीज़ें आयात होती थी? तो कौन कौन सी चीज़ें आयात होती थी? तो शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। जबकि हिमालय की जड़ी बूटियों, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र, इन सभी का निर्यात होता था। राजा के लिए व्यापारियों के द्वारा विशेष उपहार की भी प्राप्ति होती थी। तो राजा को व्यापारी क्या करते थे? विशेष उपहार देते थे, जिसमें से कि चांदी के बर्तन, गायक किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महान कपड़े शामिल हैं। अर्थात ये सभी राजा को उपहार के रूप में मिलते थे। कौन कौन? राजा के व्यापारियों के द्वारा विशेष उपहार दिया जाता था, जिसमें चांदी के बर्तन, गायक किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब, उत्कृष्ट महान कपड़े, ये सभी शामिल हुआ करती थीं। प्राचीन काल से प्राप्त सिक्के कौन हुए हैं? प्राचीन काल से किस प्रकार के सिक्कों की प्राप्ति हुई है? आहत सिक्के। प्राचीन काल के सिक्कों का क्या नाम था? आहत सिक्के। थोड़ा सा आहत सिक्का के बारे में पढ़ा जाए तो आकार इसका सामान्यतः आयताकार होता था। तो आहत सिक्के का आकार कैसा होता था? आयताकार, गोलाकार भी होता था या फिर वर्गाकार भी होता था। अर्थात आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार, ये सभी जो थे किसी प्रकार के आकृति के सिक्के होते थे, आहत सिक्के। इनका निर्माण धातु की चादर को काटकर या धातु की चपटी गोलिकाओं से होता था। तो इनका जो निर्माण होता था धातु की चादर को काटकर या धातु की चपटी गोलिकाओं से होता था। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं होता था, बल्कि कुछ चिन्ह का प्रयोग ठप्पों से होता था। तो ये जो आहत सिक्के होते थे, इन पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता था, बल्कि कुछ चिन्ह का प्रयोग ठप्पों से होता था। इसी कारण इसका नाम कौन सा पड़ा? आहत सिक्का। इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा? आहत सिक्का। इन सिक्कों का निर्माण चांदी या तांबे से सबसे पुराने सिक्कों के रूप में हुआ। तो इन सिक्कों का निर्माण कैसे हुआ? चांदी या तांबे से हुआ था। याद रखेंगे, चांदी या तांबे से आहत सिक्कों का निर्माण। और ये सबसे पुराने सिक्के हुआ करते थे। कौन सबसे पुराने? लगभग 500 बरस तक ये सिक्का चला था। कब तक? 500 बरस।
पुरातत्वविदों को इस प्रकार के हजारों सिक्कों की भी प्राप्ति हुई है। तो पुरातत्वविदों को इस प्रकार के आहत सिक्कों की हजारों सिक्कों की प्राप्ति हुई है। भारतीय उपमहाद्वीपों के लगभग अधिकांश हिस्सों में इसका प्रचलन ईसा की आरंभिक सदियों तक था। तो भारतीय उपमहाद्वीपों के लगभग अधिकांश हिस्सों में इनका प्रचलन इसी की आरंभिक सदियों तक था। अब है कि प्राचीन काल के विनिमय के अन्य साधन। विनिमय का मतलब होता है कि सामान के बदले सामान। तो धान और नमक लोग देकर दूसरा चीज़ लेते थे। प्राचीन काल में विनिमय के यही साधन था, एक्सचेंज। विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज, एक सामान लीजिए और दूसरा सामान दीजिए। आजकल की तरह नहीं कि उस समय पैसा था। प्राचीन काल में मथुरा के प्रसिद्ध नगर होने का कारण, तो प्राचीन काल में जो मथुरा था वह बहुत ही फेमस शहर हुआ करता था। क्यों? क्योंकि यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। यह जो मथुरा था कहाँ था? यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था, जिसमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर जाता था और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर। तो एक रास्ता कैसे गुजर रहा था? तो वह उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, जबकि दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर। याद रखेंगे। अब है कि मौर्य साम्राज्य का पतन कब हुआ? मौर्य साम्राज्य का पतन लगभग 2200 बरस पहले हुआ। कब? लगभग 2200 बरस पहले। याद रखेंगे, एनसीईआरटी का है कि लगभग 2200 बरस पहले परीक्षा में पूछ दिया जा सकता है। हिंद यवनों का शासन। मौर्य वंश के बाद एक शासन होता है भारत में, हिंद यवनों का शासन। ये पश्चिमोत्तर भारत में इनका शासन हुआ तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब ये 100 साल तक रहे। तो जो हिंद यवन थे इनका शासन कहाँ पे था? पश्चिमोत्तर भारत में। और ये उत्तर भारत के कुछ इलाकों में करीब 100 साल तक क्या रहा? इनका शासन रहा। मध्य एशियाई शकों का शासन। इसके बाद शक वंश आते हैं। शक वंश, इनका जो शासन था पश्चिमोत्तर, उत्तर तथा पश्चिमी भारत पर था। ये क्या थे? कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया देश से। मध्य एशिया की जनजाति है शक। तो इन्होंने पश्चिमोत्तर, उत्तर तथा पश्चिमी भारत पर शासन कर रखा था। किसने? शकों ने। शकों के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में किसका शासन हो गया मौर्य वंश के समय? कुषाण वंश। ये सभी मौर्य वंश के पतन के बाद है। तो शकों के बाद कौन सा शासन आया? कुषाण वंश। यह लगभग 2000 बरस पहले आया। कब? 2000 बरस पहले। कुषाण वंश के बाद किसका शासन हो गया? तो उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेनानायक पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई। तो शकों के बाद जो भारतीय उपमहाद्वीप था उस पर किसका शासन हो गया? कुषाण वंश का। कब? लगभग 2000 बरस पहले। कुषाण वंश के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में किसका शासन हुआ? तो उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेनानायक पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना हुई। तो पुष्यमित्र शुंग कौन था? तो मौर्य वंश का ही एक सेनानायक था। शुंग वंश के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में किसका शासन हुआ? कण्व वंश का। देखिए, जो हम लोग इतिहास के सेशन को पढ़े थे प्राचीन भारत के प्लेलिस्ट में, तो इसका टोटल डिटेल में है कि पहले किसका शासन आया, फिर किसका। तो कुषाण वंश के बाद आया कण्व वंश के बाद शासन किसका आया? गुप्त साम्राज्य का। कण्व वंश के बाद जो इसका शासन आया उसका नाम था गुप्त साम्राज्य। शक वंश को गुप्त साम्राज्य ने मिला लिया। शक वंशों को गुप्तों ने क्या किया? तो अपने साम्राज्य मिला लिया। गुप्त साम्राज्य की स्थापना लगभग 1700 बरस पहले हुई। तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये लगभग तो लगा हुआ है लेकिन एनसीईआरटी का है। तो मौर्य गुप्त साम्राज्य की स्थापना कब हुई? लगभग 1700 बरस पहले। शकों के साथ युद्ध जो हुआ किसके बीच हुआ? तो पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ हुआ। तो जो सातवाहन वंश के शासक थे इन्होंने
पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत पर ये शासन कर रहे थे। कहाँ पे? पश्चिमी भारत और मध्य भारत पर। और इनका युद्ध किसके साथ हुआ? शकों के साथ, शक वंश के साथ। सातवाहन वंश की स्थापना कब हुई? सातवाहन वंश की स्थापना लगभग 2100 बरस पहले हुई। कब? लगभग 2100 बरस। सातवाहन वंश की समाप्ति कब हुई? लगभग 400 बरस पहले। तो सातवाहन वंश की स्थापना की गई 2100 बरस पहले और इसकी जो समाप्ति हुई वह लगभग 400 बरस पहले हुआ। इसके बाद वाकाटक वंश आया। दक्षिण में था वाकाटक वंश। इसकी स्थापना लगभग 1700 बरस पहले मध्य तथा पश्चिमी भारत में पहुंचा दे। तो वाकाटक वंश का जो शासन था लगभग 1700 बरस पहले था। कहाँ पे? मध्य तथा पश्चिमी भारत में। दक्षिण भारत में लगभग 2200 से 1800 बरस पूर्व के बीच का शासन किसका हुआ? तो चोलों, चेरों और पांड्यों का। तो दक्षिण भारत में 2200 बरस से लेकर 100 बरस पहले किसका शासन था? तो चोल, चेर और पांड्यों का। चोलों, चेरों और पांड्य का, ये तीनों वंश हैं। चोल वंश, चेर वंश और पांड्य वंश दक्षिण भारत के। दक्षिण भारत में दो बड़े राज्यों पल्लवों और चालुक्यों की स्थापना कब की गई थी? तो दक्षिण भारत में दो और बड़े राज्य थे। एक पल्लव वंश था और दूसरा चालुक्य वंश। तो इनकी स्थापना लगभग 1500 बरस हुई थी। कब? 1500 बरस पहले। मौर्य साम्राज्य के बाद अन्य राज्यों के बारे में जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो सिक्का से, पांडुलिपि से और पुस्तकों से। तो मौर्य साम्राज्य के बाद और राज्यों के बारे में जानकारी किससे मिलती है? तो सिक्का से, पांडुलिपि से और पुस्तकों से। अब है मौर्य साम्राज्य के बाद क्या क्या परिवर्तन हुए? तो कृषि का प्रसार हुआ, अर्थात खेती का विकास हो गया। नए शहरों का विकास हुआ। उद्योग तथा व्यापार में प्रोन्नति हो गई। व्यापारियों के द्वारा उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहर जमीन के रास्तों की भी खोज की गई। पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री जहाज़ों की भी खोज की गई। मंदिरों, स्तूपों तथा अन्य इमारतों का भी निर्माण किया गया। वैज्ञानिक खोज आरंभ हुए, साथ ही किताबों भी लिखी गई। तो मौर्य साम्राज्य के बाद क्या क्या परिवर्तन हुए? सबसे पहले खेती में बढ़ोतरी हो गई, खेती का प्रसार हो गया। उसके बाद नए शहरों का भी विकास हुआ। उद्योग तथा व्यापार में प्रगति हो गई। व्यापारियों ने उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहर जाने की रास्ता की भी खोज ली। पश्चिम एशिया और पूर्वी एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री रास्तों की खोज, मंदिरों, स्तूपों तथा अन्य इमारतों का निर्माण। तो दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री रास्तों की भी खोज की गई। उसके बाद मंदिरों, स्तूपों तथा अन्य इमारतों का भी निर्माण किया गया। वैज्ञानिक खोज आरंभ हुए और बहुत सारी किताबें भी लिखी गई। बहुत सारी क्या हो गई? किताबें भी लिखी गई। अब है चीन की दीवार। तो थोड़ा सा चीन की दीवार के बारे में देखें। तो चीन की दीवार की चर्चा की जाए तो चीन की दीवार का निर्माण चीन के सम्राटों के द्वारा 2400 बरस पहले हुआ था। तो चीन के दीवार का निर्माण कब हुआ था? चीन के सम्राटों के द्वारा 2400 बरस पहले। इसे क्यों बनाया गया था? इसके पीछे क्या उद्देश्य था? तो चीन के उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना। तो चीन के जो उत्तरी सीमा थे उस वहाँ पे पशुपालक रहते थे जो चीन को हानि पहुँचाते थे। तो इसके उत्तरी सीमा की जो पशुपालक थे उन लोगों से रक्षा करना। निर्माण कार्य इसका 2000 वर्षों तक होता रहा। तो इसका निर्माण वर्ष 2000 वर्षों तक होता रहा। इसकी लंबाई कितनी हुई है? 6400 किलोमीटर। कितना? 6400 किलोमीटर। पत्थर और ईंटों से इसका निर्माण हुआ है। पत्थर और ईंटों से इसका निर्माण हुआ है। इसकी जो ऊपरी सतह है बिल्कुल सड़क जैसी चौड़ी है। तो ऊपरी सतह कैसी है? सड़क जैसी चौड़ी है। हजारों लोगों के द्वारा इसका निर्माण किया गया। किसके द्वारा? हजारों लोगों के द्वारा। हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर
चीन की दीवार की निगरानी के लिए बुर्ज का निर्माण किया गया। बुर्ज का मतलब होता है किला, छोटा छोटा। तो हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर चीन की दीवार की निगरानी के लिए बुर्ज का निर्माण किया गया था। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है, आओ याद करें। इसको देख के आप लोग उत्तर कर देने का प्रयास करेंगे। तो आओ याद करें हैं। पहला क्वेश्चन है, कि जहां पर सम्राटों का सीधा शासन था वहां अधिकारी क्या वसूलते थे? तो टैक्स वसूलते थे, कर वसूलते थे। तो जहां पर सम्राटों का सीधा शासन था वहां पर उनके अधिकारी टैक्स अर्थात कर वसूलते थे। राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में के रूप में भेजा जाता था। तो प्रांतों में किस रूप के रूप में भेजा जाता था? राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में डैश के रूप में भेजा जाता था। तो गवर्नर के रूप में, गवर्नर या राज्यपाल के रूप में। अभी हमने पढ़ा था कि जो प्रांत होते थे वहाँ के गवर्नर होते थे हेड, और वो गवर्नर या राज्यपाल कौन होते थे? राजा के पुत्र, जिसे राजकुमार कहा जाता था। मौर्य शासक आवागमन के लिए सबसे महत्वपूर्ण और पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। तो मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण और हाँ, किस पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे? तो मौर्य शासक आवागमन के लिए आसानी से सड़कों पर नियंत्रण रखते थे। इसके बाद प्रदेशों में रहने वाले मौर्य अधिकारियों को लोग क्या दिया करते थे? नजराना या भेंट दिया करते थे। तो प्रदेशों में रहने वाले मौर्य अधिकारियों को लोग नजराना या भेंट दिया करते थे। अब है यहाँ पे बताना है कि कौन गलत है कौन सही है। ये एनसीईआरटी में दिया गया है कि उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के लिए मुख्य मार्ग था। बिल्कुल सही है। तो उज्जैन जो था वह उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के लिए एक मुख्य मार्ग था। कौन? उज्जैन। बिल्कुल सही है। आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर में थे। तो जो आधुनिक पाकिस्तान है और अफगानिस्तान का इलाका जो था वह मौर्य साम्राज्य के अंदर में था। बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। बिल्कुल सही है कि चंद्रगुप्त मौर्य के विचार किसके में लिखे गए हैं? अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? कौटिल्य के द्वारा। कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था। यह गलत है। कलिंग जो था उड़ीसा का तटवर्ती इलाके का प्राचीन नाम था। अर्थात उड़ीसा का ही जो तटवर्ती उड़ीसा था उसी का ही प्राचीन नाम था कलिंग। क्या नाम था? कलिंग। अशोक के ज्यादातर लेख किसमें है? ब्राह्मी लिपि में। बिल्कुल सही है। अशोक के ज्यादातर लेख किसमें है? वो ब्राह्मी लिपि में है। तो ये तो था कुछ क्वेश्चन। अब हम लोग इस यहां पे देखते हैं। ये देखिए, ये जो चित्र दिखाई दे रहा है ये है शक सिक्का। ये शकों के द्वारा शुरुआत किया गया था। जो शक वंश थे उनके द्वारा शुरुआत किया गया था, गोलाकार। और ये था सतवाहन वंश, सतवाहन सिक्का। सतवाहन वंश का यह सिक्का था। ये मातृत्व माँ के आधार पर यह सिक्के हुआ करते थे, जो कि मातृसत्तात्मक था। कौन? सतवाहन वंश। ये देखिए कुषाण वंश का सिक्का है। कौन? कुषाण वंश का। ये गोलाकार होता था। और ये है हिंदू यवन सिक्का। जो हिंदू और यवन जो थे उन्होंने मिलकर इस सिक्के का तैयार किया था, हिंदू यवन सिक्का। तो ये तो था हमारा अध्याय 7 एनसीईआरटी। देखिए सेशन अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पे आप लोग लाइक करें। लाइक नहीं करते हैं, ठीक नहीं लगता है,
तो लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही साथ कमेंट जरूर करते रहें। कमेंट भी नहीं करते हैं आप लोग तो कमेंट करें, साथ ही साथ अन्य दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें जो लोग इसमें नए, जिन्हें इसकी आवश्यकता है, क्योंकि ये एनसीईआरटी है, कंप्लीट एनसीईआरटी, एक एक टॉपिक एक एक चीज़ है इम्पॉर्टेंट, बहुत मेहनत लगा है। तो उसके बाद इसे बार बार रिपीट करके देखते रहें। तो शेयर कर दें अन्य दोस्तों को और ग्रुपों में, साथ ही साथ जो लोग इसमें नए जुड़े हैं वे सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और चर्चा करेंगे इसके अध्याय 8। कुल 11 अध्याय है, 4 अध्याय और बच गया है इसमें। तब तक चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।